नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अमूल्य शिक्षा बाई केवाई में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों के इसी क्रम में अभिक्रमित अनुदेशन विधि। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि एक समझने वाली विधि है, तो इसको हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, अभिक्रमित यानी कि इसके नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्रम होगा, यानी कि कोई भी चीज जिसका क्रम होगा उसे हम कहते हैं क्रमबद्ध रूप से। अनुदेशन का मतलब होता है सूचना, यानी कि सूचनाओं को जब क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है या लिखा जाता है तो वो विधि होती है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें। देखिए, इस विधि में छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं, जो फ्रेम होते हैं जो सूचनाओं के रूप में होते हैं। देखिए, जो फ्रेम होंगे, एग्जाम्पल के लिए हम समझें, कोई क्वेश्चन पेपर हमें दिया जाता है, उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब हमने मान लो सी टिक कर दिया, सी पे टिक लगा दिया कि सी सही है, तो उसके जस्ट सामने ही आंसर छुपाया होता है और उसको हम उठा के देखते हैं कि सी है या कौन सा है। तो हाथों हाथ हमारा जो मूल्यांकन है वो हो जाता है कि आंसर इसका सी होगा, ए होगा या डी होगा, यानी कि सही है या गलत है। तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेम्स में, अलग अलग पेज में या फ्रेम्स कह दे, उनमें जो सूचनाएं संग्रहित होती हैं, इस विधि को कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अब आगे हम बात करते हैं कि इस विधि के दर्शन, यानी कि सबसे पहले इस विधि के बारे में सोचा किसने था। तो सबसे पहले इस विधि के बारे में सोचा था सुकरात ने। किसने? सुकरात जी ने। इस विधि के जनक कौन है? इस विधि के जनक है स्किनर। कौन है? स्किनर। देखिए, ये जो अभिक्रमित अनुदेशन शब्द है ये दिया था लुईस प्रेसे ने। लुईस प्रेसे कहाँ के थे? सिडनी के थे, ये बात ध्यान रखना। और इन्होंने बनाई थी शिक्षण मशीन, यानी कि जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो मशीन होती है वो बनाई थी किसने? लुईस प्रेसे ने। इसलिए इसे शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यह विधि अंश से पूर्ण की ओर चलती है, यानी कि हमने बताया कि छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं, उनको इकट्ठा करके एक पूर्ण की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि अंश से पूर्ण की ओर छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर एक विस्तृत यानी कि व्यापक रूप से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर जो प्रयोग किया था वो किया था, इसके जनक थे स्किनर जी ने। ठीक है, इनका आधार क्या था, यानी कि इन्होंने प्रयोग किया किस बेस पे किया? तो वो किया था, इन्होंने जो साइकोलॉजी में सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आप सब लोग जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तभी सिद्धांत आएगा। तो ठीक, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है कौन सी विधि पर आधारित है। यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आया है, तो ये है अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर आधारित। या पूछ ले, अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर आधारित कौन सा सिद्धांत है? तो स्किनर का सिद्धांत है, क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये 1938 में दिया गया था। डेट याद रखने की कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए, भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग, जो शिक्षण विधि है इसका सबसे पहले भारत में किसने किया था? 1963 में किया था प्रोफेसर कुलकर्णी ने। किसने? प्रोफेसर कुलकर्णी ने। कहाँ पे किया था? सेंट्रल पेडागोजिकल सेंटर, इलाहाबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। जो एक एसोसिएशन है 1966 में बनाया गया था भारतीयों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? भारतीयों के द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया था जिसका नाम है IAPL। ठीक है, यानी कि इसका पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। ये बनाया गया था 1966 में। और वर्तमान में इसके अंदर कितने शिक्षा शास्त्री हैं? इसके अंदर है 500 शिक्षा शास्त्री, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो ये संख्या याद रखनी कोई जरूरी नहीं है। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन बात कौन कौन से क्वेश्चन है? एक तो है जनक, ठीक है, दूसरा है ये, इस पे सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। और इसका आधार क्या था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का। ठीक है, भारत में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोफेसर कुलकर्णी ने। बस, और ये IAPL का पूरा नाम ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं। 3 होते हैं मुख्य और 2 होते हैं गौण। ये ध्यान रखना।
यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये जो प्रकार है यहाँ से ही सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कितने प्रकार हो गए, 5। मुख्य कितने प्रकार हैं, 3, और गौण है 2। मुख्य में पहला प्रकार हम बात करें तो पहला है रेखीय, और इसको कहते हैं बाह्य। दूसरा है शाखीय या आंतरिक। तीसरा है अवरोही। गौण की हम बात करें तो गौण में पहला है स्वनिर्देशित, और दूसरा है कंप्यूटर पर आधारित। ठीक है, अब इनकी डिटेल से हम बात करते हैं। देखिए पहला हमारे पास है रेखीय या बाह्य। रेखीय या बाह्य जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसका जो प्रकार है, रेखीय का मतलब होता है एक रेखा में, यानी कि जो कोई भी क्वेश्चन दे दिया उसका केवल एक आंसर हो, वो होगा हमारा रेखीय। तो रेखीय किसके द्वारा दिया गया था, रेखीय दिया गया था हमारा स्किनर के द्वारा। कब, 1954 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कौन से बच्चों के लिए दिया गया था, ये दिया गया था सामान्य बुद्धि के बच्चों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर ने किया था। किसका, रेखीय का। और कौन से बच्चे थे, सामान्य बुद्धि के बच्चे। ठीक है, अगला हम बात करें कि इसमें कुल फ्रेम्स कितने होते हैं, यानी कि जो फ्रेम या जो पेपर पर जो हमने बताए थे जो पद होंगे छोटे छोटे, वो होंगे इसमें 25। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। इनके सहयोगी थे हॉलैंड। कौन थे, हॉलैंड। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा हमारे पास शाखीय। तो देखिए रेखीय तो हमारे पास ये हो गया एक रेखा में। अब शाखीय जैसे यहाँ से शुरू करेंगे तो अलग अलग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक शाखा सी बन जाएगी। तो शाखीय इसको कहते हैं आंतरिक। ठीक है, ये किसने दिया था, ये दिया था नॉर्मन क्राउडर ने। किसने, नॉर्मन क्राउडर। नॉर्मन क्राउडर 3-4 बार बोलो तो शाखीय का अपने आप याद हो जाएगा। अब ये सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए था, तो ये किसके लिए होगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, इसमें कुल फ्रेम्स 20, इसमें कितने थे, 25 थे। तो 5 कम हो गए, 25, 20। ये सामान्य बुद्धि बालकों के लिए, ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अवरोही को। देखिए यहाँ हम बात करते हैं अवरोही की। दो हमने पहले पढ़ लिए, पहला रेखीय, दूसरा शाखीय, और तीसरा हमारा अवरोही। तो अवरोही है, इसमें इसको कहते हैं मैथेटिक्स। क्या कहते हैं, मैथेटिक्स। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। जो आरोही हो गया चढ़ता हुआ क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और जो अवरोही है वो हो गया घटता हुआ क्रम। तो देखिए जो अवरोही है इसका इंग्लिश में नाम है मैथेटिक्स। और जो मैथेटिक्स है ना, ये है ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का है, ग्रीक भाषा का। तो मान लो मैथेटिक्स दे दे डायरेक्ट, तो मैथेटिक्स किसने दिया था, थॉमस गिलबर्ट ने। ये जो तीनों के नाम हैं, पहला हमारा था स्किनर, दूसरा नॉर्मन क्राउडर, और तीसरा है थॉमस गिलबर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ये दिया था 1962 में, पहला वाला दिया था 1954 में, दूसरा 1960 में, तीसरा 1962 में। अब ये है मंद बुद्धि बालकों के लिए। देखिए जो रेखीय था हमारा, जो पहले वाला था वो कैसे बालकों के लिए था, सामान्य बालकों के लिए। दूसरा था जो शाखीय था वो हमारा था प्रतिभाशाली बालकों के लिए, और ये हमारा है मंद बुद्धि बालकों के लिए। इसमें कुल फ्रेम्स कितने पाए जाएंगे, 20 से कम फ्रेम्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये तुलना आप लोग देख लेना। अब देखिए जो गौण है, गौण के दो भाग हमारे थे। पहला जो था स्वनिर्देशित, इसको कहते हैं अनुकूलीय। ठीक है, यानी कि खुद जब बच्चा सीखने का प्रयास करता है, खुद के द्वारा खुद ही निर्देश देता है, तो वो हो गया स्वनिर्देशित। और दूसरा है हमारा कंप्यूटर आधारित, यानी कि कंप्यूटर के आधार पर जो निर्देश प्राप्त किए जाते हैं उनको कहते हैं हम कंप्यूटर आधारित निर्देशन। देखिए ये दिया था गार्डन पास करने, यानी कि अनुकूल है। बच्चा जब अनुकूल होगा तो विद्यालय में ध्यान रखना कि जो गार्डन है, जो पार्क है, उसके बाद ध्यान रखना तो गार्डन नाम आ जाए तो स्वनिर्देशित, और मैक्रो आ जाए तो, ये दोनों अलग अलग नाम है, दोनों एक साथ आ गए तो अनुकूलीय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर आधारित। तो कंप्यूटर आधारित में बात करें तो लोरेंस, स्टूलरो और डेविस। ठीक है, अब देखिए ये जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसके 3 तत्व होते हैं। हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसके तत्व कौन कौन से हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन। सबसे पहले काम किया था स्किनर ने, किस पर किया था, पुनर्बलन पर। ठीक है, इसके 3 तत्व हो गए, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन।
अब आगे हम बात करते हैं कि जो ये विधि है इसके 4 पद होते हैं, यानी कि 4 भागों में डिवाइड होती है। वो पद कौन कौन से? अब हम बात करेंगे इसके पदों के बारे में या फ्रेम्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास होते हैं 4 पद। कितने पद होते हैं? 4 पद। पहला पद होता है प्रस्तावना का पद। जब कोई टीचर कक्षा में पढ़ाना शुरू करता है तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इसमें पहला पद हमारा हो गया प्रस्तावना। दूसरा शिक्षण पद, यानी कि टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करता है तो जब पूरा पढ़ा देता है तो उसको कहेंगे शिक्षण, ठीक है। शिक्षण के बाद जब क्वेश्चन आंसर का या बोल बोल कर मौखिक रूप से उसका अभ्यास करवाया जाता है वो हो गया अभ्यास। और परीक्षण, यानी कि जो एग्जाम्स होंगे या बोल के आंसर या क्वेश्चन पूछना, वो हो गया परीक्षण। तो इसके 4 पद हो गए, इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और परीक्षण पद, ठीक है। अब देखिए कुछ इस विधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो पहला है इसमें मनोवैज्ञानिक विधि, यानी कि इसमें बच्चे खुद करके देखते हैं। कोई फ्रेम उनके सामने रखी हुई होती है, कोई पेज रखा होता है। अगर कोई छात्र क्वेश्चन करेंगे तो उसके सामने उसका आंसर होगा, छुपाया हुआ होता है। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और बच्चा आंसर देखेगा तो उसके अंदर एक पुनर्बलन मिलेगा उसको, यानी कि उसके पुनर्बलन के कारण विद्यार्थी क्या होंगे? तत्पर होंगे। अगर आंसर सही निकला तो सोचेगा अगला क्वेश्चन करूं, क्या पता ये भी सही हो जाए, तो पुनर्बलन मिलेगा। और ये मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि बालक स्वयं कर रहा है इसमें, और बाल केंद्रित तो हो ही गई। अब देखिए जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है तो उसमें ऐसे पद या फ्रेम्स बना बना के दे दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे काम में जुटे रहें और शिक्षकों की कमी को खले नहीं उनको, ठीक है। अब देखिए जो परिभाषा है यहाँ पे प्रोफेसर खुश की परिभाषा है कि यह विधि नवीन ज्ञान प्रदान करती है। तो नवीन ज्ञान कौन प्रदान करेगी? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। किसने कहा था? प्रोफेसर खुश ने, ठीक है। जब कोई नवीन चीज या नई चीज हमारे सामने आती है तो हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो नवीन ज्ञान, प्रोफेसर खुश, ठीक है। डीएल कुक भाई साहब कहते हैं कि इस विधि की तकनीक स्वनिर्देशित एवं स्व शिक्षण पर आधारित है, यानी कि खुद ही डायरेक्शन करेंगे और खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहा था डीएल कुक ने। अब देखिए इस विधि के बारे में लगभग सारा मटेरियल हमारे पास आ चुका है। केवल क्वेश्चन आंसर यहाँ से आते हैं, जो नाम हमने बताए थे प्रकार हैं वहां से। अब इस विधि के दोष देखिए। शिक्षक की कमी पूरी नहीं। देखिए चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जो टीचर कक्षा में अपने स्टूडेंट्स को बताता है, उनको समझाता है, और जो वो तरीका होता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो शिक्षकों की कमी केवल कुछ दिन के लिए पूरी की जा सकती है, लेकिन परमानेंट रूप से नहीं की जा सकती। तो सबसे बड़ा दोष इसका, इस विधि में समय तो लगता ही है, लेकिन जो फ्रेम्स आती हैं वो बहुत महंगी आती हैं, तो समय और धन बहुत ज़्यादा लगेगा, प्रभावी नहीं। यह इन दोनों के कारण ये विधि ज़्यादा दिन तक लागू नहीं रह सकती, इसलिए इसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी नहीं माना जाता। दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे अगली शिक्षण विधि। थैंक यू।